गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। We have our homes at Amrapali because Amrapali is the best and you deserve the best. आपका घर बनाते हैं आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। ये है टीवी18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Aditya Birla Group, taking India to the world. Co-presented by Bhartiya State Bank, हर भारतीय का बैंक. In association with Binani Cement, सदियों के लिए. Indigo, welcome abroad. Jaiprakash Power Ventures, power to do good. And PC Jeweler, jeweler for generations. Media partner, दैनिक भास्कर, जिद करो, दुनिया बदलो. Digital outdoor partner, DSN. Cafe partner, Lavaza Blue. Print partner, Business Standard. Broadcast partner, YouTube. स्वागत है आपका एक बार फिर। बजट को देखने के बाद अब क्या आ रहे हैं रिएक्शन, इंडस्ट्री बाजार के जानकारों के क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, आगे किस तरह का फायदा होने वाला है इकोनॉमी को और शेयर बाजार को, यह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अब बाजार के जाने माने एक्सपर्ट वल्लभ भंसाली जुड़ रहे हैं इनाम सिक्योरिटीज के हमारे साथ। मिस्टर भंसाली, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। यह बताइए, आपने 10 में से कितने नंबर दिए वित्त मंत्री को यह बजट सुनने के बाद? मैंने तो अंदाज नहीं लगाया, लेकिन विश्वसनीयता जिसकी देश में बहुत कमी हो गई थी, उस विश्वसनीयता के मार्ग पर वे चले हैं। खाली उस फैक्टर पे, विश्वसनीयता के फैक्टर पर मैं उन्हें 10 में से 9 नंबर दूंगा कि उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिन पर हमें विश्वास होता है। तो आप ये मान रहे हैं कि जो उन्होंने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है वो हासिल कर पाएंगे? क्या कुछ कड़े फैसले लेकर अपने खर्चे कम कर पाएंगे? अगर तेल के दामों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वृद्धि नहीं होती है तो वे ये फिस्कल डेफिसिट को अचीव कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सरकार ने ये भी कहा है कि सरकार को 3 साल का अनुभव हो चुका है कि वह जब वोटों की राजनीति करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उन्हें वोट मिल ही जाते हैं। वोटों की इकोनॉमी करते हैं, वोटों की इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर का स्वर, प्राइम मिनिस्टर का स्वर, सब मुझे देख के काफ़ी विश्वसनीयता लगती है, जो कि मैं केवल टीवी चैनल के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे मन में भी वैसी ही फीलिंग है। लेकिन बाजार को जिस तरह से इस बात की अपेक्षा थी कि वो अपना खर्चा कम करें ताकि लोगों को ज़्यादा पैसे प्राइवेट सेक्टर के लिए बच पाएं। आप तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से ही जुड़े हैं, कंपनियों की मदद करते रहे हैं इतने सालों से फंड रेजिंग करने के लिए। हमारे एक्सपर्ट्स जिनसे अभी तक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि शायद ये रास्ता बहुत आसान नहीं हुआ है। सरकार अभी भी काफ़ी ज़्यादा कर्जा ले रही होगी और इनफैक्ट RBI को ओपन मार्केट ऑपरेशन करके मदद करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट कंपनीज के लिए ज़्यादा पैसा मिले और कम रेट पर मिले, क्या वो संभावना आपके हिसाब से वाकई बनी है? कितना आप दरों को नीचे जाने की उम्मीद करेंगे? आई थिंक सबसे बड़ी कठिनाई हमारे सामने जो है वो है ब्याज की दरों की, कि ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते कि ब्याज की दर जल्दी से कम होंगे। बजट की डिटेल पूरी नहीं आई है, लेकिन ये कठिनाई जरूर है। लेकिन सरकार ने एक ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश की है जिसमें कि बिजनेसमैन एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, गोल्ड पे जो ड्यूटी लगाई है, ऐसे कई बातें सोच के की है जिससे कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर वापस से हलचल हो। ऐसा वातावरण एक जरूर उन्होंने पैदा किया है। तो हो सकता है कि ब्याज की दरें आज कम नहीं हो, लेकिन पैसे की छूट मेरे ख्याल से सरकार ये करेगी कि पहले 6 महीने के अंदर बोरोइंग थोड़ी स्लो चलेगी और उसके बाद में रफ्तार पकड़ेगी। तो कोशिश ये होगी कि शुरुआत के अंदर पैसे की अवेलेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर को ठीक रहे। इन्होंने, सरकार ने काफ़ी क्षेत्र के अंदर ECB खोलने की पेशकश की है, जिससे कि यहाँ जो क्रेडिट नहीं मिलता है वहाँ उन्हें मिले। साथ में ये डर होगा कि अगर ECB बड़े पैमाने पे आता है तो हो सकता है कि रूपी पे प्रेशर आए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ एजम्पशंस किए हैं जो अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 60-70% ये होगी कि पैसे की अवेलेबिलिटी रहेगी, ब्याज की दर अगले 6 महीने तक शायद ना घटे। शायद ब्याज की दरें 6 महीने तक ना घटे, यही अनुमान
हम यहाँ पे लगा भी रहे थे। लेकिन जो आपने ईसीबी की बात कही है उस पर भी आप देखिए, एविएशन के लिए ईसीबी खोला गया है। पिछले 3 महीनों के दौरान हमने करीब करीब हर एक बैंक से सीएनबीसी आवाज पे ये पूछा है कि आपका जो एक्सपोजर है उसकी आपको क्या चिंता है, क्या मैनेज कर रहे हैं, और तकरीबन सबने कहा है कि जी अब तो ये सेक्टर हमारी नेगेटिव लिस्ट में है। भारत के बैंक जिस सेक्टर को पैसे नहीं दे रहे, दुनिया का कौन सा निवेशक इन्हें पैसे देगा? आप क्या उम्मीद करते हैं? मैंने एविएशन की बात जनरली नहीं की, उन्होंने और कई सेक्टर्स के अंदर ईसीबी खोलने की बात कही है। उन्हें ये बात जरूर नजर आई कि दूसरी एक बड़ी बात जो उन्होंने की है कि इंडियन बॉन्ड मार्केट FIIs के लिए उन्होंने खोलने की कोशिश की है। तो बॉन्ड मार्केट और ईसीबी और जो डबल फंजिबिलिटी या 2-वे फंजिबिलिटी की बात कही है, तो मार्केट के द्वारा और पर्टिकुलरली डेट मार्केट्स के अंदर किस तरह लिक्विडिटी ज़्यादा लाई जाए, ये कोशिश उन्होंने ज़रूर की है। तो अगर ये बातें सक्सेसफुल होती है तो हो सकता है एविएशन सेक्टर तो ऐसा एक कठिन सेक्टर दुनिया भर में, और आज नहीं वो हमेशा से रहा है, इसलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा ना कहूँगा। लेकिन बाकी क्षेत्रों में ईसीबी नहीं आ सकता, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर महीने जब बॉन्ड का ऑक्शन होता है तो हर ऑक्शन काफ़ी ओवर सब्सक्राइब होता है। तो यहाँ की पेपर की, क्योंकि हम देखें कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के अंदर भारत के अंदर जो ब्याज की दरें हैं वे हाईएस्ट हैं। ऐसे के अंदर यहाँ पैसा लाना, अगर हम ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाते हैं तो कुल मिला के इतना कठिन नहीं होगा। हर एक सेक्टर, हर एक कंपनी के लिए ये बात नहीं की जा सकती है। लेकिन वही 2 सेक्टर जो थे, एविएशन की हमने बात की और साथ ही साथ रिटेल, इनको कोई राहत फिलहाल तो नहीं मिली है। लेकिन आप जो माहौल है इस समय पॉलिटिकली, उसको कैसे असेस करके चल रहे हैं? क्या आगे चल करके, चूंकि वित्त मंत्री ने चर्चा की है, वो कह रहे हैं हम कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि इन दोनों में FDI खुलेगा? निवेशकों को ऐसी आशा रखनी चाहिए? मैं समझता हूं कि वो मुद्दे छोटे हैं, मैं इनको ग्लैमर बॉयज बोलता हूं। हमें बड़ी ज़रूरत है लैंड रिफॉर्म की, किस तरह लैंड एक्वायर किया जा सकता है। अगर लैंड एक्विजिशन पॉलिसी अगर ठीक से नहीं बनती है तो वो सबसे बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि उसके बिना बड़े प्रोजेक्ट ही नहीं आ सकते। फिर हमारा ग्रोथ केवल सर्विस और कंजम्पशन से आएगा, जिससे कि बड़ा देश और बड़ी इकोनॉमी नहीं बन सकती। इसलिए उसके अंदर कंसेंसस तो तब बनेगा जबकि ये नया इक्वेशन एक बार एस्टैब्लिश हो जाए, और नया इक्वेशन एक बार एस्टैब्लिश हो जाता है तो अगले 6 महीने के अंदर राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी रहेगी। आज की तारीख में होगा या नहीं होगा कहना कठिन है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, ऐसी स्थिति में वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान जिसका बजट सामने आया है, एक इक्विटी इन्वेस्टर को शेयर बाजार के कितना ऊपर जाने, कितने रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए? हर डिप्स के अंदर बाजार में एंट्री करने का ऐसा मेरा एक मोटा आकलन है कि बाजार ट्रेड रेंज बाउंड रह सकता है, और रेंज बाउंड रहे तो नीचे के लेवल में, क्योंकि हमारी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जाती है, तो उस स्थिति के अंदर मार्केट के अंदर बहुत मंदी का ध्यान नहीं रखना चाहिए। क्या रेंज होगी वो इस अगले 1 साल के लिए? मैं इतना नहीं कह सकता। एक रेंज बाउंड मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी मुश्किलें हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। एक संकल्प दिख रहा है फाइनेंस मिनिस्टर की भाषा में, बिल्कुल, तो संकल्प कितना साबित होता है, सिद्ध कर पाते हैं, ये देखने की बात है। काफ़ी है। इतना मार्गदर्शन आपकी तरफ से भंसाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बातें साफ तौर पे कही हैं वल्लभ भंसाली जी ने, ध्यान से सुनना चाहिए आपको। रेंज बाउंड रहेगा बाजार, एक तरफा तेजी की उम्मीद मत कीजिए, गिरावट में ही खरीदारी करें, जल्दबाजी ना करें। और शायद वो ये भी कह रहे हैं कि ऊपर के लेवल पर मुनाफा वसूली भी करते रहें तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। दूसरी बात, पहले 6 महीने में उन्हें नहीं लगता कि ब्याज दरें कम हो पाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटौती यहाँ पर खर्चे में सरकार नहीं कर पाई है। लेकिन सुन लेते हैं अब सीधे कि वित्त मंत्री का क्या कहना है बजट के बाद। My entire exercise, if you look into it, you will find that I have given clear indications how I am going to come back to the path of her growth trajectory, how to make the fiscal consolidation, and at the same time how to address the problems, particularly from the supply side constraints, by removing those constraints either by higher allocations or by having focused attention. So that is the environment, overall environment in which we had to formulate, because I had at the back of my mind that Eurozone crisis, there is no solution visible in near future. Recovery of USA has begun, but still it is halting and fragile. Same is the story with Japan. Therefore,
one of the important aspects which I have also emphasized was to be the domestic demand-driven growth strategy. How to enhance the purchasing power of the rural population, which will generate adequate demand, which will act as a driver for the growth. Pranav, let's come to the point of fiscal consolidation. Clearly, last year's fiscal. तो यहाँ पर फिलहाल वित्त मंत्री के ये शुरुआती कमेंट्स आपने आते हुए सुने, लेकिन हम लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और अब हमारे साथ आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर जुड़ रही हैं। स्वागत है आपका चंदा जी सीएनबीसी आवाज़ पर। एक बैंकर के तौर पे जाहिर है आपसे यही सवाल होगा कि कल जब आरबीआई की मिड क्वार्टर पॉलिसी आई तो उन्होंने कहा कि हम सरकार का डेफिसिट देखेंगे और फिर तय करेंगे कि रेट घटेंगे या नहीं। तो आज आपने सरकार का डेफिसिट देख लिया, वित्त मंत्री की बातें सुन ली, क्या आप कहेंगी कि अब 17 अप्रैल को रेपो रेट घटने की उम्मीद है? आई थिंक जो रेपो रेट है वो ऑफ कोर्स एक तो फिस्कल डेफिसिट नंबर की ओर देखेगा और दूसरा इन्फ्लेशन पर डिपेंड करेगा। आई थिंक जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर जो इस बजट में अनाउंस किया गया है 5.1%, मेरे ख्याल से एक्चुअली ये बहुत ही प्रेगमेटिक और क्रेडिबल नंबर है। ये जो नंबर है ये एक अचीवेबल नंबर मुझे दिख रहा है, तो ये एक क्लियर डायरेक्शन आरबीआई को मिला है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इस बजट में हुई है कि सब्सिडीज को 2% ऑफ जीडीपी तक रखा जाएगा। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन। सो आई थिंक ये दो स्टेप्स इन अ वे काफी पॉजिटिव रहे हैं। पर अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो मेरे ख्याल से आरबीआई की जो रेपो रेट डिसीजन है वो इन्फ्लेशन पर भी काफी डिपेंड करेगी और अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा जिससे कुछ इन्फ्लेशन बहुत जल्दी घट सके। तो मेरे ख्याल से अप्रैल में इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस काफी कम हैं। आपको क्या लगता है कब तक रेट्स घटेंगे और फिर इस पूरे साल के दौरान कितने रेट में कटौती की कमी की उम्मीद करनी चाहिए FY13 के लिए? ऑफ कोर्स FY13 में इंटरेस्ट रेट जरूर घटेंगे और मेरे ख्याल से उस पूरे साल में अबाउट 1% तक इंटरेस्ट रेट्स घट सकते हैं। पर क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या वो जो गिरावट है वो अप्रैल से शुरू होगी या 2-3 महीने बाद शुरू होगी। मेरा मानना ये है कि वो जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है वो अराउंड जून के लगभग शुरू होगा, शायद अप्रैल से शुरू ना हो, पर पूरे साल में 1% घटौती की उम्मीद की जा सकती है। पिछले कुछ महीनों में जब भी हमने आपसे बात की है कि डिपॉजिट के रेट्स कम होने आप कब से शुरू होते हुए देख रही हैं, क्योंकि CRR काफ़ी घटाया गया है, OMOs किए गए हैं, तो जवाब ये होता था कि सरकार के जो सेविंग बैंक के रेट है, एडमिनिस्ट्रेड रेट हैं, वो बहुत हाई हैं। अब एक रेट जो EPFO का था वो नीचे आया है, क्या आपको लगता है ये मदद करेगा? अभी नहीं तो अप्रैल में, मार्च तो टाइट रहता है, लेकिन अप्रैल में आप उम्मीद करेंगे कि डिपॉजिट रेट घटने अब शुरू हो पाएंगे? अभी तो क्लियरली लिक्विडिटी जो है वो ऐसी नहीं है कि डिपॉजिट रेट्स घट सकें और अभी भी आप अगर देखें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट्स काफी हाई हैं। ये क्लियरली एक मार्च फिनोमिना है। मेरी उम्मीद है कि अप्रैल में लिक्विडिटी सिचुएशन इससे थोड़ी बेहतर होनी चाहिए और इसीलिए जो EPFO रेट की जो रिडक्शन हुआ है, आई थिंक वो एक काफी पॉजिटिव स्टेप है इन दैट डायरेक्शन जो इंटरेस्ट रेट के बेंचमार्क्स डिटरमिन करता है। तो ये एक हेल्पफुल टूल है, लेकिन फाइनली जो रेट्स घटेंगे या नहीं घटेंगे वो रियली लिक्विडिटी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। ओके, एक आखिरी सवाल, चूंकि सब कुछ जो कैलकुलेशन है वो ग्रोथ पे ही डिपेंड करेगा और आप तो लगातार चूंकि कंपनीज को लोन दे रही हैं, आप उनके टच में हैं, 7.6% ग्रोथ की बात कही गई है। पिछले जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो तो 6.1 के थे, तो जाहिर है कि एक रीबाउंड की उम्मीद की जा रही है। आपको वाकई लगता है कि कम से कम फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में वो रिबाउंड वाकई दिखना शुरू होगा और 7.6 की ग्रोथ अचीवेबल होगी? मेरे ख्याल से FY13 में पूरे साल के लिए हम लोग 7.5 के अराउंड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे भी ये नंबर अचीवेबल लगता है। ऑफ कोर्स जो इम्प्रूवमेंट है वो ग्रेजुअल होगी। फर्स्ट क्वार्टर नेचुरली इतनी मतलब 7.5 के क्लोज नहीं जाएगा, बट फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में थोड़ी इम्प्रूवमेंट शुरू होगी, बट जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है वो फर्स्ट हाफ से काफी बेहतर रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की यहाँ पे कहती हुई कि अगर आप रेट घटने का इंतजार कर रहे हैं तो जून जुलाई तक करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये नहीं होने वाला। लेकिन चलते हैं एक बार फिर दिल्ली मुग्धा के पास और उनके साथ राजन मित्तल साहब मौजूद हैं। मुग्धा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, आपने बताया हमें। हमारे साथ इस वक्त मिस्टर राजन मित्तल मौजूद हैं। सीधे चलते हैं उनसे और बातचीत शुरू करते हैं। मिस्टर मित्तल, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहला सवाल, बजट जो पेश हुआ, ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कुछ नॉन इवेंट सा रहा है, आपके लिए किस तरह का रहा ये बजट? नहीं, देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है, बहुत तवक्को भी नहीं की जानी चाहिए कि बजट ही इवेंट होगा। जब एक रिफॉर्म प्रोसेस कंट्री में कई सालों से चल रहे हैं, वो हर वक्त पे आएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर का एक डिफ़िकल्ट जॉब है। उन्होंने खुद भी कहा कि एक फाइनेंस मिनिस्टर का इस स्थिति में होना बहुत डिफ़िकल्ट है। जहाँ की ग्लोबल क्राइसिस है, इंडिया फिर भी 7% से जीडीपी ग्रोथ हुआ है, उन्होंने 7.6 का टारगेट रखा है। मैंने अभी प्रधानमंत्री को सुना कि 8% ग्रोथ हमें ज़रूर रखनी चाहिए। ऑयल प्राइसेस जहाँ हैं, सब्सिडीज़ हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी तरफ से एक कम्प्लीटली एक बैलेंस बजट देने की कोशिश की है। इंडस्ट्री का ये ज़रूर मानना था कि एक विजन ज़रूर होनी चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए। एक सेक्टर्स कुछ जो हम माने जा रहे थे, या इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, मल्टी ब्रांड रिटेलिंग, डिफेंस प्रोडक्शन, एफडीआई एंड एविएशन, वो अगर कुछ होता तो एक ग्रोथ मोमेंटम सा नज़र आता है। जबकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की है, ईसीबीज की बात की है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज की बात की है, तो एक उन्होंने एक बैलेंस अपने तरफ से एक रखा है बजट। मल्टी ब्रांड रिटेल एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, उसमें एफडीआई पर, लेकिन इस बजट में कम से कम उसका कुछ खास जिक्र नहीं हुआ। डिसअपॉइंटमेंट है या फिर आप पहले से ही उम्मीद नहीं करके गए थे कि आज कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है? मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि बजट ही एक इसको ट्रिगर करेगा इवेंट को, क्योंकि इसका पॉलिसी डिसीजन उन्होंने अनाउंस करके अबेंस में रखा है। फाइनेंस वित्त मंत्री ने भी कहा कि अबेंस में है, हम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, उन्होंने वेयर हाउसिंग की बात की, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज की बात की, लॉजिस्टिक्स की बात की। ये सब डॉट्स तभी जोड़ेंगे अगर मल्टी ब्रांड रिटेलिंग, अगर एफडीआई आएगा और बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में अगर स्टेक होल्डर से बात होगी, जो कि इंडस्ट्री भी बात करेगी और स्टेक होल्डर्स भी बात करेंगे, इसमें कुछ चर्चा और होगा। बट हमें उम्मीद ज़रूर है ये आने वाले वक्तों में ज़रूर आएगा। लेकिन एक जो पॉइंट यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग डिसअपॉइंटेड हैं वो बोल रहे हैं कि 2 साल बाकी हैं अभी इलेक्शन में, एक अच्छा मौका था यहाँ पर वित्त मंत्री के पास एक बोल्ड स्टेप लेने का, एक बोल्ड रिफॉर्मर्स बजट देने का, और ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया है। क्या इंडस्ट्री कुछ डिसअपॉइंटेड है यहाँ पर, या फिर इंडस्ट्री अभी भी ये उम्मीद कर रही है कि शायद जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ बजट नहीं, आगे भी कुछ यहाँ पर कुछ देखने को मिल सके? देखिए, बजट के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि शायद इंडस्ट्री अपनी तरफ से देख रही है। वित्त मंत्री ने कहा फिस्कल डेफिसिट 5.1% आएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन से आएगा, अकेले कहने पे नहीं आएगा, उनका भी ये मानना है। उन्होंने ये भी कहा कि 2% हम सब्सिडीज ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर में हम कम करना चाहते हैं। ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, बिकॉज जब तक आपका फिजिकल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रहेगा, ग्रोथ भी होनी चाहिए। और ग्रोथ के लिए सिर्फ एक बजटरी एक्सरसाइज नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स, आज जहां दिक्कत कॉर्पोरेट वर्ल्ड को है, इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा हैं कि जो कि प्रोजेक्ट्स है वो अनवायबल बन रहे हैं। वो बजट से नहीं होना, वो एक प्रोसेस से होना है। इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए है, इन्फ्लेशन आज थोड़ी कंट्रोल में है। आपने अगर 2% आज एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, वो ज़रूर जाके पास ऑन कस्टमर को ही होगा, कंपनी तो खुद देंगे नहीं, तो उस पर थोड़ा प्रेशर और इन्फ्लेशन पे ज़रूर रहेगा आने वाले वक्तों में। तो एक बैलेंस उन्होंने करने की कोशिश की है। हमारा सिर्फ एक ही मानना है कि जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, जो कि एक्सपेंडिचर कट की बात की जा रही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और लास्टली जो एक इंडस्ट्री की है कि जीएसटी पे चर्चा ज़रूर हुई है, उन्होंने कहा कि अगस्त में हम ले, पर उसकी डेफिनेटिव कोई डेट लाइन नहीं है। वो ज़रूर मेरा मानना है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है इस कंट्री के लिए। ऑलराइट मिस्टर मित्तल, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए। तो ये थे मिस्टर राजन मित्तल हमारे साथ बातचीत करते हुए बजट पर। ये है कोयला। चलिए इसे पावर प्लांट में डालते हैं, जहां इस्तेमाल होगी सुपर क्रिटिकल